नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं टीसीएस कंपनी के द्वारा सीआरपीएफ का जो हेड कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है 22 फरवरी से 11 मार्च 2023 को। इसमें पूछे गए सारे जीके के सवाल। ये एग्जाम आपके टोटल 8 दिन चला था। प्रत्येक दिन 3 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। प्रति शिफ्ट 25 आपके जीके के सवाल थे, जिसमें साइंस वगैरह के सवाल इंक्लूड थे। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टोटल सवाल हो जाते हैं आपके 600 क्वेश्चंस। इन 600 क्वेश्चंस को अपन 8 वीडियो में कवर करने वाले हैं, यानी एक दिन प्रतिदिन जो एक आपकी 3 शिफ्ट में हुआ है, तो एक दिन की 3 शिफ्ट का वीडियो है वो एक वीडियो में आपको, जैसे कि इस वीडियो में फिलहाल आप देखेंगे 22 फरवरी के तीनों शिफ्ट में पूछे गए जीके के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सही। इसी प्रकार और यहाँ पर 7 पार्ट आ जाएंगे, लगातार कंटिन्यू आते रहेंगे, तो चैनल से जुड़ जाना। ये सभी क्वेश्चंस हैं आने वाले, विशेषकर एमटीएस एग्जाम्स की बात करूं तो आपको पता है टीसीएस कंपनी एमटीएस का एग्जाम भी लेगी, और नेक्स्ट आपकी सीआरपीएफ ट्रेडमेंस का एग्जाम भी टीसीएस कंपनी लेने वाली है। आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये कंटेंट रहने वाला है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आप जानने वाले हैं, यानी उस सवाल से संबंधित, जिस टॉपिक से जो सवाल आया है उससे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में आपको मिलने वाले। और बाकी जो पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको भली भांति पता है कितना कुछ फ़ायदा होता है एग्ज़ाम का आंसर के आने के बाद रियल क्वेश्चंस का एनालिसिस करने में। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। जैसे ही सारे वीडियो खत्म हो जाएंगे पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर डायरेक्टली आप ट्रेंड जी की टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा, उस चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हो। और अदर इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, डायरेक्टली यहाँ से टॉप ट्रेंडिंग JK.in पर विजिट कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं 22 फरवरी की। 22 फरवरी की तीनों शिफ्ट यहाँ पर एक साथ टोटल 75 सवाल इस वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट सहित रहने वाले हैं। फिलहाल पार्ट फर्स्ट में 22 फरवरी की शिफ्ट फर्स्ट है। सवाल नंबर 1 देखिएगा, एमएसएमई के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत प्रत्येक एमएसएमई को कितना नकद पुरस्कार दिया जाता है जिसने स्वदेशी तकनीक पर आधारित उत्पाद का सफलतापूर्वक व्यवसायीकरण किया है। तो एमएसएमई का राष्ट्रीय पुरस्कार आपको पूछा है, तो 15 लाख रुपए यहाँ पर पुरस्कार स्वरूप राशि दी जाती है। एमएसएमई के और इम्पोर्टेंट अवार्ड देखें, उनकी पुरस्कार राशि देखें, उससे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट। पहले यदि आप ट्रेडमैन जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टेक्स्ट बुक की तरफ से रामनवमी के अवसर पर आपके लिए सबसे बेहतरीन डील है। अब तक का टेक्स्ट बुक पास आपको सबसे अधिक वैलिडिटी और सबसे कम प्राइस में मिल रहा है। टीटीजी के कूपन कोड आपको अप्लाई करना है। ये टेक्स्ट बुक पास हमेशा आपको 1 ईयर की वैलिडिटी में मिलता है। फिलहाल ये सेम पास आपको 2 वर्ष की वैलिडिटी में और मिनिमम प्राइस 224 रुपये में मिल जाएगा। और यही पास 1 अप्रैल से मात्र 1 वर्ष की वैलिडिटी और 399 रुपये में, यानी प्राइस हाइक होने वाली है 1 अप्रैल से। तो इससे पहले 2 दिवस में 30 से 31 मार्च के मध्य आप इस डील को ग्रैब करते हो तो टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करना। मिनिमम प्राइस में 224 रुपये में एक दिन में 50 पैसे से कम रेट में आपको ये पास मिल रहा है। 2 वर्ष की वैलिडिटी का मतलब है अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगाओ, जो चाहे एग्जाम्स के, चाहे आप रेलवे एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी करते हो, बैंकिंग, डिफेंस, जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, टेक्स्ट बुक का एक पास ले लो। जितने चाहिए एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम इंटरफेस डैशबोर्ड पर आधारित मॉक टेस्ट है। प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा के उनका एनालिसिस करेंगे, कहाँ पर गलतियाँ हो रही है उसमें सुधार करेंगे, किसी भी एग्जाम में आप रैंक हासिल कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इस डील का लाभ उठा सकते हो। मैक्सिमम वैलिडिटी का यहाँ पर टीटीजी के कूपन कोड आपको लगा लेना है, और कैसे आपको अप्लाई करना है, पास लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो की लिंक मिल जाएगी, चेकआउट कर सकते हो। धन्यवाद। तो अब अपन जो एमएसएमई का अवार्ड देख रहे हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया जाता है, इसमें 15 लाख रुपए हैं स्वदेशी तकनीक पर आधारित उत्पाद का सफलतापूर्वक व्यवसायीकरण करने पर। ये एमएसएमई का राष्ट्रीय अवार्ड है, 15 लाख। साथ ही साथ एक प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के लिए भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के लिए, इसमें भी 15 लाख रुपए दिया जाता है। आपको पूछ रहा है स्वदेशी प्रौद्योगिकी, अब यहाँ पर प्रौद्योगिकी स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप के लिए तो 15 लाख दिए जा रहे हैं, और अपने ही देश का स्वदेशी है, स्वदेशी प्रौद्योगिकी के सफल व्यवसायीकरण के लिए 25 लाख रुपए। भाई स्वदेशी अपनाओ तो 25 लाख का अवार्ड मिल जाएगा, नहीं तो 15 लाख का। बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट वाला लिखते हैं, ये भी करंट अफेयर्स का है। अगस्त 2022 के महीने में राज्यसभा ने परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया, जो किस राज्य में स्थापित परिवार न्यायालय को वैधानिक कवर प्रदान करता है। तो दोस्तों परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 है, ये नागालैंड राज्य में स्थापित परिवार न्यायालय को वैधानिक कवर प्रदान करता है। किस राज्य के? नागालैंड राज्य। नेक्स्ट सवाल, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत की कुल जनसंख्या में एसटी का परसेंटेज पूछा है। शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित
जनजाति का परसेंटेज पूछा है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग दोस्तों, एसटी का परसेंटेज 8.6 है। तो आप कहेंगे एससी का कितना है अनुसूचित जाति का, तो इसका दोगुना कर दो, 6 को रहने दो, यानी 16.6 हो जाएगा एससी का, एसटी का 8.6 जो आपको पूछा है। यदि इनके अलग से जनसंख्या पूछ लें तो 2011 की सेंसस बताती है ये जो 8.6% है, डायरेक्टली आप 121 करोड़ का निकाल दो 8.6, 10.43 करोड़ आ जाएंगे एसटी, क्योंकि 2011 की जनगणना में भारत की टोटल पॉपुलेशन कितनी थी 121 करोड़। एससी की जनसंख्या 16.6% है, जो कि लगभग इसकी दोगुनी हो जाएगी 20 पॉइंट कुछ 16 करोड़ के आसपास है एससी की जनसंख्या। और बाकी यहाँ पर आपको अलग से पूछ लें एससी ग्रामीण में कितनी आबादी है, तो 18.5%, शहरी में 12.6% है। और भारत की मैं जनसंख्या के रेफरेंस की बात करूं तो 2001 से 2011 की जनगणना में भारत की दशक की वृद्धि कितनी हुई है, 17.64%, काफी बार पूछा जाता है। और इन 17.64% में जो दशक की वृद्धि हुई है, आपको पूछ लें एससी की दशक की वृद्धि कितनी हुई, 20.8% हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूं 2011 की जनगणना के अनुसार भील भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह, सबसे बड़ा आदिवासी समूह भील था। भारत की कुल अनुसूचित जनजाति जो एसटी है उस आबादी का 38% तो भील ही है। 2011 की सेंसस बताती है कि सर्वाधिक और न्यूनतम एससी जनसंख्या कहाँ पर है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, एसटी और एससी की सर्वाधिक या फिर इंडिविजुअल इनका पूछा जाता है, सबसे अधिक एसटी किस राज्य में, सबसे कम एसटी। तो एससी की बात करूँ तो सबसे कम एससी यानी ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर अनुसूचित जाति यानी एससी की संख्या 0 है, तो वो आप कहेंगे नागालैंड है। टीसीएस कंपनी ने ऑलरेडी इस फैक्ट से सवाल पूछा हुआ है। उसके बाद कम एससी में अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है। सबसे अधिक एससी है दोस्तों नंबर्स के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में। परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे अधिक एससी तो 2011 की सेंसस बताती है पंजाब राज्य में देश के सभी राज्यों में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। जैसे 100 लोग रहते हैं ना, तो 100 लोग में सभी एससी भी रहेंगे, एसटी भी रहेंगे, ओबीसी वगैरह सारे कुछ रहते हैं। तो उनमें परसेंटेज देखेंगे पूरे जनसंख्या में सर्वाधिक परसेंटेज कौन सा राज्य कवर करता है एससी का, तो वो पंजाब राज्य में एससी सबसे अधिक परसेंटेज में, बाकी संख्या के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में, तो ये ध्यान रखना। अब मैं बात करूं एसटी की, तो जनजाति के मामले में सबसे अधिक जनजाति है वो दोस्तों मध्य प्रदेश में है। 2011 की सेंसस बताती है मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक जनजाति है। और सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे कम आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का न्यूनतम रेशियो मिलेगा 0.6%। और जनजाति का आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग सर्वाधिक देखेंगे तो यहाँ पर मिजोरम में 94.4% है, लक्षद्वीप में 94.8% है, यूटी और स्टेट दोनों कवर। ये तो हो गई आपके एससी एसटी की जनसंख्या से सवाल। नेक्स्ट सवाल आपको जो पूछा गया है ये आंसर की के बाद है तो ऑथेंटिक सवाल है, जहां पर विकल्प की जरूरत रहेगी वहां पर विकल्प भी आपको सवाल में ऐड मिलेंगे। लोकसभा सांसद के रूप में दीर्घकालिक सेवाएं देने वाले सांसदों में से एक इंद्रजीत गुप्ता किस राजनीतिक दल से बिलोंग करते थे, तो लोकसभा सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में दीर्घकालिक यानी ये लोकसभा के निचले सदन के लिए 11 बार चुने गए थे। कितनी बार, 11 बार, यानी दीर्घकालिक सेवाएं देने वाले सांसदों में से एक थे इंद्रजीत गुप्ता। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से क्या संघ पोरी फेरा से संबंधित नहीं है, तो पोरी फेरा से आप देखेंगे डेमो स्पंज, ग्लास स्पंज, स्टोमेटोपोराइडिया और सीप। यहाँ पर सीप दोस्तों बात करें, सभी को पता है सीप मोलस्का का है, मोलस्का फाइलम है उसका सीप है। और आपको पूछा है पोरीफेरा का कौन सा नहीं, तो सीप नहीं है। पोरीफेरा से संबंधित आप देखेंगे साइकॉन है, यूप्लेक्टेला है, स्पंजिला है, डेमो स्पंज है, स्ट्रोमेटोपोराइडिया है, ग्लास स्पंज है, सीप दोस्तों मोलस्का का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सभी फाइलम के कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं। मोलस्का का काइटोन, ऑक्टोपस, घोंगा, यूनियो, सीप। घोंगा, सीप, ऑक्टोपस काफी बार आया हुआ है। सिलेंट्रेटा देखेंगे, हाइड्रा, समुद्री एनिमोन, जेलीफिश। हाइड्रा है सिलेंट्रेटा का। प्लेटी हेलमंथीज के देखेंगे तो प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, टैपवर्म, ये प्लेटी हेलमंथीज के हैं। निमेटेडा में गोलकर्मी, फाइलेरिया कर्मी, पिन कर्मी, अस्केरिस, वुचेरिडिया, ये निमेटेडा का है। एनिलिडा में कैंचो आपका और नेरिस जोंक, ये एनिलिडा फाइलम में आते हैं। आर्थ्रोपोडा देखेंगे, झींगा है, तितली है, मक्की है, मकड़ी है, बिच्छू है, केकड़े है, तिलचटा है, सकोलपेंद्रा है, ये आर्थ्रोपेड है। एकाइनोडर्मेट में स्टारफिश, समुद्री अर्चिन है, होलोथूरिया जो समुद्री खीरा है, एंटेडॉन है, ये सभी एकाइनोडर्मेट है। नेक्स्ट वाला आपके सामने
जनवरी 2023 के महीने में किसने राजस्थान के जयपुर में सरकारी स्वामित्व वाली ऊर्जा फर्म SJVN की 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये आधारशिला द्रौपदी मुर्मू ने रखी है। द्रौपदी मुर्मू ने बीकानेर में, कहाँ पर, राजस्थान बीकानेर में सौर ऊर्जा परियोजना जो 1000 मेगावाट की है वो किस कंपनी के साथ रखी है? SJVN के साथ रखी है। और ये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 5000 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही बीकानेर में बांदरवाला गांव है, वहाँ पर ये परियोजना है वो डेवलप हो रही है। और बाकी यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊँ तो महारत्न कंपनी, एक करंट अफेयर्स का ही है, कोल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के बीकानेर जिले में 1190 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ 13 अक्टूबर 2022 को एक MOU किया है। अगला सवाल है, किस वर्ष में भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम पारित किया गया था? ईसाई विवाह अधिनियम आपको पूछा है तो 1872 में। ईसाई विवाह अधिनियम याद रख लो, 1872 में भारत में पारित किया गया है। हिंदू विवाह एक्ट है 1955 वाला, हिंदू विवाह एक्ट 1955, ईसाई विवाह एक्ट 1872। स्पेशल मैरिज लॉ का भी पूछा जाता है, स्पेशल मैरिज लॉ है वो 1954 का है, हिंदू विवाह 1955 का। एक 3 तलाक जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ मैरिज एक्ट है वो 2019 में 3 तलाक वाला। नेक्स्ट सवाल, पास के माध्यम से गुजरने वाले विद्युत प्रवाह के लिए किसी समर्थ पास के चारों ओर एकीकृत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित नियम को क्या कहा जाता है? 4 विकल्प देखेंगे, सभी का बताऊंगा। फिलहाल ये एम्पियर का नियम पूछा गया है, तो एम्पियर का नियम क्या कहता है? ये एम्पियर का जो सर्कुलर परिपत्य नियम है उसकी बात हो रही है। तो विद्युत चुंबकत्व में एम्पियर का परिपत्य नियम एक बंद लूप के चारों ओर, बंद लूप होना चाहिए, बंद लूप के चारों ओर एकीकृत चुंबकीय क्षेत्र को लूप से गुजरने वाले विद्युत प्रवाह से संबंध करता है। ये बताता है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश जो चुंबकत्व है, चुंबकीय क्षेत्र है B, उसका रेखीय समाकलन आप करेंगे चुंबकीय क्षेत्र का, तो वो रेखीय समाकलन बंद परिपथ द्वारा परिबद्ध कुल धारा I और U0 का गुणा होगा, इसका B का रेखीय समाकलन। ये है एम्पियर का परिपथ का नियम। और आपने विकल्प देखा तो कूलाम का नियम वहां पर था, लेंस का नियम वहां पर था। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? इजी है, दो बिंदु आवेश के बीच में लगने वाला आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल है, दोनों आवेश की मात्राओं के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है, Q1 Q2 के समानुपाती, और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होना चाहिए। तो कूलाम का नियम यही कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए, उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल है वो Q1 Q2 दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इजी है। लेंस का नियम देख लो। लेंस के नियम के अकॉर्डिंग यदि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण एक कुंडली में एक प्रेरित धारा प्रवाहित होती है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण या फिर इंडक्शन के कारण एक कुंडली में प्रेरित धारा है वो प्रवाहित हो रही है, तो इसकी दिशा है, प्रेरित धारा जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी दिशा हमेशा ऐसी होती है जो उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण ये उत्पन्न हुई है। जो प्रेरित धारा जिस वजह से कुंडली को आपने आगे पीछे किया, उसमें करंट फ्लो को कम ज़्यादा किया, उस कारण जो धारा उत्पन्न हो रही है इंड्यूस्ड करंट, चुंबकीय क्षेत्र को कम ज़्यादा करने पर, आगे पीछे करने पर जो इंड्यूस्ड करंट कुंडली में पैदा हो जाता है, उसकी डायरेक्शन है, जिस कारण से वो धारा उत्पन्न हुई है उसका वो हमेशा विरोध करती है, उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होती है। ये लेंस का नियम कहता है। और गॉस का नियम भी विकल्प में था। गॉस का नियम है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स तथा उसमें उपस्थित कुल आवेश के मध्य संबंध बताता है। गॉस का नियम किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स जो फाई है तथा उसमें कुल आवेश के मध्य, अब उसमें कुल आवेश के मध्य जो संबंध है, ये निर्वात में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का क्या होता है? कुल आवेश यानी सिग्मा क्यू किया, उसका 1/एप्सिलॉन कर लिया, उसका गुणनफल हो जाएगा टोटल फ्लक्स है। ये बताता है गॉस का नियम। नेक्स्ट सवाल है, चक्रवाती तूफान आसनी का उद्गम स्थल किस में था? तो चक्रवाती तूफान आसनी का जो उद्गम स्थल है वो बंगाल की खाड़ी से हुआ था। नेक्स्ट है, 500 वर्षीय पुराना क्षत्रिय डांस है वो किस भाग के वैष्णव मठों से आता है? तो क्षत्रिय डांस का पूछा है, तो आपको पता है क्षत्रिय डांस है ये असम का है, और असम किस साइड में है? असम इस साइड तो है उत्तर पूर्व में, तो उत्तर पूर्व इसका हो जाएगा क्षेत्र विशेष। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथकली है वो केरल का है। मोहिनीअट्टम ये सभी साउथ के हैं, केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है। ओडिसी उड़ीसा है। मणिपुरी मणिपुर का है। कथक उत्तर प्रदेश का, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश राजस्थान में कथक है। सत्रिया असम का। देखिए यहाँ पर टोटल जो शास्त्रीय डांसेज है वो कितने हो जाते हैं?
अब देखिए दोनों अलग अलग है, जैसे 8 या 9 होते हैं। यदि आपको संगीत नाटक अकादमी के अनुसार पूछ ले भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, वो तो 8 है, जिसमें भरतनाट्यम, कथक है, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, सत्रिया, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम 8 है। लेकिन आपको पूछ लें संस्कृति मंत्रालय कितने बताता है, तो संस्कृति मंत्रालय बताता है टोटल क्लासिकल डांस 9 बताता है। इसमें छऊ नृत्य इंक्लूड हैं, जो छऊ नृत्य जैसे पुरुलिया छऊ है बंगाल का, ठीक है, सेराइकेला छऊ है झारखंड का, मयूरभंज छऊ है उड़ीसा का। तो अलग अलग जगह का छऊ डांस, ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ पर जब डांस की बात हुई है तो आप लगे हाथ ये भी देख लो, जहाँ से टीचर्स बार बार सवाल पूछती हैं। विशेष कुछ इंपॉर्टेंट पर्व है, जैसे ओडिशा में नव वर्ष होता है वो पन्ना संक्रांति होता है, ऑलरेडी सवाल पूछा है, इसलिए इसको थोड़ा हाईलाइट किया है, हाल ही में पूछा हुआ है। पश्चिम उड़ीसा का फसल त्यौहार है नोखाई है, नोखाई है दोस्तों उड़ीसा का है, गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन है। अदर आप देखेंगे मकर संक्रांति है, उत्तर भारत में मनाया जाता है 14 या 15 जनवरी को। पोंगल है, ये भी 14 से 17 जनवरी को मनाया जाता है तमिलनाडु में। पोंगल, ओणम मनाया जाता है केरला में। लोहड़ी की बात करें तो लोहड़ी मनाया जाता है 13 जनवरी, बैसाखी मनाया जाता है 13 या फिर 14 अप्रैल को, ये पंजाब की है। ओणम केरला, मकर संक्रांति उत्तर भारत का है, बिहू असम का है, नुखाई उड़ीसा का है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का नववर्ष है, वांगला मेघालय का है, उगादी आंध्र प्रदेश कर्नाटक का है, विशु केरल का है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, केरल का नववर्ष विशु। विश्व बैंक की रिपोर्ट 2021 के अनुसार जीडीपी के मामले में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा देश है। जीडीपी के केस में भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा 5वां सबसे बड़ा देश, तो आप कहेंगे वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2019-21 के अकॉर्डिंग जीडीपी के मामले में सबसे टॉप पर कौन है, यूएस है, वो फर्स्ट रैंक है। सेकंड चाइना है, यूएस के बाद चीन आ रहा है, तीसरे स्थान पर जापान आ रहा है, चौथे पर जर्मनी, पांचवें पर इंडिया आ रहा है। नेक्स्ट वाला है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार कौन सा अनुसूचित लघु वित्त बैंक नहीं है, कौन सा शेड्यूल्ड लघु वित्त बैंक नहीं है। स्मॉल फाइनेंस बैंक लघु वित्त बैंक है। इनमें दोस्तों जनता लघु वित्त बैंक लिमिटेड नहीं है। अब लघु वित्त बैंक है उसके कोई भी कुछ नियम होते हैं, कौन से लघु वित्त बैंक हो सकते हैं। एक तो लघु वित्त बैंक कंपनी अधिनियम एक्ट है इनका 2013 का, लघु वित्त बैंक कंपनी का एक्ट है दोस्तों 2013 का ये एक्ट है। लघु वित्त बैंक वे वित्तीय संस्थान हैं, वे बैंक हैं जो देश के उन क्षेत्रों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं जहाँ बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर बैंक है ही नहीं, काफ़ी दूर है, तहसील स्तर पर आ जाती है, गाँव में वो बैंक नहीं है, तो उन बैंकों को सुविधा मुहैया कराने के लिए बैंकिंग सर्विस के लिए लघु वित्त बैंक है वो कार्य करती है। और लघु वित्त बैंक का भी कुछ क्राइटेरिया है, जैसे इन बैंक्स को जिन ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक नहीं है वहाँ अपने कम से कम 25% बैंकिंग आउटलेट है उनको खोलने पड़ेंगे। कम से कम 25% ऐसे बैंकिंग आउटलेट खोलें जहाँ पर बैंक है ही नहीं ग्रामीण एरिया में, तब एक शर्त ये पूरी होती है। एक इनका 75% का क्या कहता है कि लघु वित्त बैंक को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण का 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार पीएसएल में देना आवश्यक है। और बाकी यहाँ पर जो अनुसूचित बैंक के सवाल में बात हुई थी, तो जो शेड्यूल्ड बैंक वे बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में लिस्टेड है। सवाल पूछा हुआ टीसीएस के द्वारा कि जो अनुसूचित बैंक है और वो रिजर्व बैंक एक्ट 1934 की किस अनुसूची में है, तो वो दूसरी अनुसूची में लिस्टेड है, ये ध्यान रखना। अगला सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक भारतीय नागरिक को भारत के पूरे देश में स्वतंत्र रूप से घूमने की आज़ादी देता है। भाई आपको पता है स्वतंत्रता का आर्टिकल 19 है, 19 में भी काफ़ी भाग है, ABCDEF, एफ को फेल किया गया था, हटाया गया था। अब देखिए यहाँ पर मैंने बहुत बार बताया कि 19D आप डॉन बने रहेंगे, पूरे देश में डॉन रहेंगी, कहीं पर भी आने जाने की आपको घूमने की आज़ादी रहेगी। तो 19D है, 19(1) का D आर्टिकल है जो पूरे देश में स्वतंत्र रूप से घूमने की आज़ादी देता है। तो आप कहेंगे और कौन से 19 का आर्टिकल है, तो 19 आप ट्रिक के सहित याद रखिएगा। अब ट्रिक है ए से शुरुआत करते हैं 19 से। अब ट्रिक यही है कि बोस संघ आया गया और बस व्यापार किया। क्या दोस्तों, बोस संघ आया गया और बस व्यापार किया का मतलब है ए 19A यानी बो का मतलब है बोलने की आज़ादी, उसके बाद स का मतलब है सभा बनाने की आज़ादी, बोस यानी सभा 19B में, बोस संघ, अब संघ बनाने की आज़ादी 19C में, सी से संघ, ठीक है। अब डी आया गया यानी आने जाने की आज़ादी पूरे देश में, डॉन बने रहेगा 19D में। और बस व्यापार किया, अब क्या किया, बस व्यापार किया। अब ई का मतलब है आप बस गए वहाँ पर, बसने की आज़ादी, एस्टेब्लिश्ड हो गए, ठीक है। जी यानी जी बिजनेस, ठीक है। 19G यानी जी बिजनेस, बिज ज आ रहा है ना, तो बिजनेस है।
और व्यापार किया इस ट्रिक में भी आ रहा है, तो कुछ तो ऐसे ही डायरेक्टली आपको याद हो रहे हैं। 19F पहले था, जो संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटाया गया था। अब अदर आप देखेंगे मौलिक फंडामेंटल राइट्स में अक्सर सवाल आ जाता है, समता का अधिकार, समानता का अधिकार किस आर्टिकल के मध्य है? 14 से 18 आपको समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है, धार्मिक स्वतंत्रता 25 और 28 में, संस्कृति और शिक्षा है 29 और 30 में है, संवैधानिक उपचार है आर्टिकल 32 में है, और संपत्ति का अधिकार आपको पता है पहले 44 में 31 में भी था आर्टिकल, 19F में भी था। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में से 300A में एक विधिक अधिकार बनाया गया है। अब आप देखेंगे समानता का अधिकार में जैसे आर्टिकल 14 में क्या विधि के समक्ष समानता, 15 में धर्म, मूल वन, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है, 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत है। ये विशेष इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ही एजी से सवाल पूछ लिए जाते हैं। किस वर्ष में पंडित जसराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण पंडित जसराज को दिया गया था 2000 में। सवाल पूछा जाता है पंडित जसराज किस घराने से बिलोंग करते हैं? दोस्तों पंडित जसराज आते हैं मेवाती घराने से, तो मेवाती घराना ध्यान रखिएगा, पंडित जसराज। तो मैं भी जसराज, ये भी पंडित जसराज, हम आते हैं मेवाती घराने से। भाई मजाक के रूप में याद रखो मेवाती घराना है जसराज, क्योंकि ये भी काफ़ी बार सवाल आया हुआ है। अब आप देखेंगे मेवाती घराने के अब कुछ इंपॉर्टेंट जितने भी घराने हैं ना, उनके जो प्रतिपादक वो बता देता हूँ और उनसे संबंधित कुछ विशेषताएं देख लो, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो अभी टीसीएस कंपनी बार बार इसका इंडिविजुअल, पहले भी वीडियो आपके HCM एग्जाम से पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि अब टीसीएस कंपनी है ये घराने से ज़्यादा सवाल पूछ रही है, तो वो पूरा आप वीडियो देख सकते हो, घराना टॉप ट्रेनिंग जीके लगाकर, उसकी PDF फाइल भी अवेलेबल है टेलीग्राम पर, वो देखो। क्योंकि जो नए ऐसे टॉपिक हैं, अभी एक और टॉपिक है जहाँ से टीसीएस है वो सवाल पूछ रही है, जिसमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत वगैरह है, उनका सवाल अपन आगे देखेंगे शिफ्टों में। प्रत्येक शिफ्ट में वो सवाल आया है, तो कोशिश करूँगा उसका एक अलग से वीडियो डाला जाए, क्योंकि ये टॉपिक नया टच किया जा रहा है। अब आप देखेंगे मेवाती घराना, जयपुर मेवाती घराना, जोधपुर घराना और मियाँ बंदे अली खान बिनकर घराना भी इसे कहा जाता है। घग्गे नज़ीर खान है मेवाती घराने के संस्थापक हैं, और वहीद खान भी हैं इनके, होलकर कोट इंदौर में ये संस्थापक बिलोंग करते हैं। और इनके शिष्य जो मेवाती घराने से बिलोंग करते हैं, पंडित जसराज, मोतीराम, मणिराम, संजीव, अभयंकर। ग्वालियर घराने की बात करूं, सबसे पुराना घराना में एक है, सबसे बड़ा ख्याल घराना है, जन्मदाता उस्ताद नत्थन पीर बख्श हैं। ग्वालियर घराने में ख्याल गायकी की सभी विशेषताएं अष्टांग गायकी के रूप में ग्रहण हैं। इस घराने के प्रमुख गायक में हद्दू, हस्सू, नत्थू खान पूछा जाता है। हद्दू खान, हस्सू खान, नत्थू खान किस घराने से बिलोंग करते हैं? तो ये दोस्तों हद्दू खान, हस्सू खान, नत्थू खान ग्वालियर घराना है। बालकृष्ण बुआ इचलकर जीकर है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर हैं, ओंकारनाथ ठाकुर है, विनायक राव पटवर्धन है, नारायण राव व्यास है, वीणा सहस्त्रबुद्धे हैं, ये सभी ग्वालियर घराने से आते हैं। किराना घराने की बात करें तो नायक गोपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, और लोकप्रिय बनाने के श्रेय जाता है अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान है। प्रसिद्ध गायक में किराना घराना में पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से? तो आप कहेंगे किराना घराना। भाई बहुत बार इस सवाल पंडित भीमसेन जोशी का पूछा हुआ है। भीमसेन जोशी किराना घराना। गंगूबाई हंगल किराना घराना। स्वाई गंधर्व सुरेश बाबू माने किराना घराना। प्रभा अत्रे है, प्रभा अत्रे से आगे एक सवाल आएगा, ध्यान रखना, ये भी किराना घराने से है। हीराबाई बादोडकर, मणिक ब्रह्मा, सुरेश बाबू माने, ये सभी किराना घराने से बिलोंग करते हैं। आगरा घराना की बात करें तो रंगीला घराने के नाम से जाना जाने वाला ये घराना हाजी सुजान खान के द्वारा स्थापित है। उस्ताद घग्गे खुदा बख्श भी इसकी स्थापना की है, तानसेन के दामाद थे ये हाजी सुजान खान। प्रसिद्ध गायक में आगरा में दोस्तों फैयाज खान का संबंध आगरा, लताफत हुसैन खान आगरा, दिनकर काकिनी आगरा घराना, विजय किचलू ये भी आगरा घराना। पटियाला घराना आप देखेंगे बड़े फतेह अली खान और अली बख्श के द्वारा। इस घराने के संगीतकार में बड़े गुलाम अली खान पटियाला, अजय चक्रवर्ती, रजा अली खान, बेगम अख्तर, निर्मला देवी, नैना देवी, परवीन सुल्ताना पटियाला। भिंडी बाजार घराना में सज्जू खान, नजीर खान, खादिम हुसैन ने इसकी स्थापना की है। संगीतकार में उस्ताद अमन अली खान, शशिकला कोरटकर, अंजनी माई मालपेकर संबंध रखते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं जो घराना है बनारस वगैरह। दिल्ली घराना, अब दिल्ली घराना के संस्थापक हैं बहादुर शाह जफर के गुरु गुलाम हुसैन हैं, मियाँ अजपल के नाम से भी जाने जाते हैं। और दिल्ली घराने में तानरस खान बिलोंग करते हैं, छब्बू खान, उमराव खान, चांद खान, उस्मान खान, नन्हे खान, संगीत खान, सम्मन खान, मम्मन खान, बुंदू खान, नसीर अहमद, ये सभी दिल्ली घराने से बिलोंग करते हैं। रामपुर सहसवान घराना है, इससे संबंधित आपको गुलाम मिल जाएंगे, निसार हुसैन खान, मुश्ताक हुसैन खान है, गुलाम मुस्तफ़ा खान, गुलाम सादिक खान, हैदर खान, राशिद खान है। संस्थापक में महबूद खान के पुत्र उस्ताद इनायत हुसैन खान थे।
कथक नृत्य के 3 घराने आपको पूछा जाता है, तो वो है लखनऊ, जयपुर, बनारस। लखनऊ, जयपुर, बनारस कथक घराने से संबंधित हैं, कथक नृत्य से संबंधित है ये घराने। जयपुर अतरौली घराना है, जयपुर घराना अलादिया खान घराना भी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस्ताद अलादिया खान ने जयपुर अतरौली घराना और मनरंग भूपत खान इनके संस्थापक है। मनरंग भूपत खान का भी नाम आता है। और बाकी यहाँ पर ये ध्रुपद परंपरा से विकसित हुआ घराना ख्याल के लिए जाना जाता है। प्रसिद्ध गायक में मल्लिकार्जुन मंसूर हैं, केसर भाई केरकर हैं, और इसके अलावा यहाँ पर मोगूबाई कुर्दीकर हैं, अश्विनी भिंडे हैं, श्रुति सुदोलीकर हैं, पद्म तलवलकर, और ये सभी जयपुर अतरौली घराने से बिलोंग करते हैं। बनारस घराना है, इसकी नृत्य शैली कथक है। बनारस ठुमरी और ख्याल गायन की विशिष्ट पत्ती यहाँ पर पाई जाती है। तबला वादकों की अपनी एक अलग स्वतंत्र शैली थी बनारस घराना, जैसे इसके अंतर्गत अलग अलग प्रमुख संगीतज्ञ रहे हैं बनारस घराने में। बनारस घराना में उस्ताद बिस्मिल्ला खान, पंडित रामशाही मिश्र, बिस्मिल्ला खान बनारस घराना। तबला वादक में पंडित कंठे महाराज बनारस घराना, अनोखे लाल, किशन महाराज, जितने भी तबला वादक हुई वो सभी बनारस घराना। पखावज आप देखेंगे पंडित मदन मोहन, पंडित भोलानाथ, पंडित अमरनाथ मिश्र। यहाँ से एक और सवाल कवर होता है दोस्तों, जो वादक है वाद्य यंत्र के, पूछा जाता है निम्नलिखित में से शहनाई वादक कौन है, तो ये भी पूरा होता है। सितार वादक पंडित रविशंकर भी बनारस घराना, पंडित अमरदत्त शर्मा बनारस घराना। सारंगी वादक शंभू सुमीर, गोपाल मिश्र, हनुमान प्रसाद मिश्र, नारायण विनायक, ये सभी बनारस घराने से बिलोंग करते हैं। बनारस घराने में ख्याल गायन पंडित बड़े रामदास जी, पंडित छोटे रामदास जी, पंडित महादेव प्रसाद मिश्र, पंडित राजन साधन मिश्र हैं, ये भी संबंध रखते हैं। बाकी लखनऊ घराने आप देखेंगे, ये भी कथक शैली का एक घराना, जो कि नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से इसकी परंपरा शुरू हुई है। लखनऊ घराने की प्रमुख नर्तक में आपके पंडित बिरजू महाराज हैं ना, वो लखनऊ घराने के हैं। अच्छन महाराज, ईश्वरी प्रसाद, ठाकुर प्रसाद, बिंदादीन महाराज, कालिका प्रसाद, भैरव प्रसाद, मधुरिता सारंग, शाश्वती सेन, पंडित लच्छू महाराज, ये सभी लखनऊ घराने कंप्लीट हुए काफ़ी देर बाद। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायाधीश अल्पसंख्यक समुदाय का एकमात्र न्यायाधीश है जो अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय खंडपीठ का हिस्सा था और जनवरी 2023 के महीने में सेवानिवृत्त हुआ है। करंट अफेयर्स का टॉपिक है। अब ये सवाल है, बार बार पूछा जा रहा है अब्दुल नज़ीर से। इसी वीडियो में आपको एक और सवाल मिल जाएगा, नोटबंदी वाला भी। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायाधीश अल्पसंख्यक समुदाय का एकमात्र न्यायाधीश था? अब्दुल नज़ीर हैं, मुस्लिम अल्पसंख्यक में आते हैं और वर्तमान आंध्र प्रदेश के ये राज्यपाल बने हैं। ध्यान रखना है, अब्दुल नज़ीर, नज़र से अंधा होता है ना, अंधा व्यक्ति, नज़र उनकी कमज़ोर होती है, तो इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। वर्तमान आंध्र प्रदेश के ये राज्यपाल लेटेस्ट बने हैं 2023 में। तो अयोध्या मामला जो हुआ है, अयोध्या वर्डिक्ट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो 5 सदस्यीय की खंडपीठ थी उसका हिस्सा ये भी थे और इनका हाल ही में सेवानिवृत्त हुआ है। अन्य जज आप देखेंगे 5 सदस्य में जस्टिस अशोक भूषण थे, जस्टिस एस ए बोबड़े थे, CJI रंजन गोगोई, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस S अब्दुल नज़ीर, जो एकमात्र ये अल्पसंख्यक। किस वित्त मंत्री ने 1962 का स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम पेश किया? गोल्ड कंट्रोल एक्ट है ये पेश किया, जिसने बैंकों द्वारा दिए गए सभी गोल्ड लोन को वापस लिया था और गोल्ड में वायदा कारोबार करने पर प्रतिबंध लगाया था। तो गोल्ड स्वर्ण नियंत्रण एक्ट है 1962 में आया, ध्यान रखना। उस समय कौन थे वित्त मंत्री 1962 में? मोरारजी देसाई थे, जो भारत के चौथे प्रधानमंत्री भी रहे हैं 77 से 79 के मध्य। अब आज़ादी के समय आपको पूछ रहे भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? श्री षणमुखम चेट्टी। एक लाइफ राफ्ट, जो जहाज पर ले जाई जाने वाली एक छोटी फूलाई जाने वाली कठोर नाव होती है, लाइफ राफ्ट, आमतौर पर किस गैस द्वारा फुलाई जाती है? लाइफ राफ्ट है ना, CO2 गैस उसमें होती है, फुलाई जाती है, जिसमें डूबते नहीं हैं। मुगल बादशाह की किस राजकुमारी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बायोग्राफी लिखी थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवन गाथा है वो जहां आरा बेगम साहिब ने लिखी है। शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी जहां आरा, तो जहां आरा ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी है। शाहजहां और मुमताज महल की जो सबसे बड़ी बेटी थी, उन्होंने चिश्ती आदेश के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी, जिसका शीर्षक था मुनिस अल अरवा। मुनिस अल अरवा इस बायोग्राफी का शीर्षक। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? राजस्थान, अजमेर में है। मुला शाह की जीवनी, जिसका शीर्षक रिसाला ए साहिबिया था, इनके द्वारा लिखित मुला शाह की जीवनी भी है, वो भी जहांआरा के द्वारा लिखित है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989 में आया था।
लघु उद्योग विकास बैंक एक्ट 1989 में आया है। भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 में आया है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में, विदेशी मुद्रा प्रबंधन एक्ट 1999 में, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में, जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम 1961 में पारित हुआ था। क्रेडिट सूचना कंपनी एक्ट 2005 में। नेक्स्ट वाला है, बजट 2022-23 के अनुसार कोष गति शक्ति से संबंधित निवेशों में मदद करने के लिए 50 वर्ष की ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राज्य को कितना आवंटित धन दिया जाना है? तो 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ रुपए है ना, ये 50 वर्ष के बिना ब्याज के राज्यों को आवंटित होगा। पीएम गति शक्ति योजना से संबंधित निवेश में मदद करने के लिए केंद्र सरकार रुपए 1 लाख करोड़ देगी बजट बिना लोन के 50 वर्ष में। किराना घराने की किस गायिका को 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो मैं बता चुका हूँ, प्रभा अत्रे। पहले सवाल मैंने कहा प्रभा अत्रे का एक आगे सवाल आएगा, तो ये प्रभा अत्रे हैं, वो किराना घराने से हैं। 2022 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आपके लिए अब इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए 2023 के पद्म अवार्ड हैं। कितने जनों को दिए गए हैं पद्म अवार्ड 2023 में? तो 106 जनों को दिया गया है। पद्म अवार्ड में आपकी पद्म भूषण, विभूषण और पद्मश्री आ जाते हैं, जो कि क्रमशः पद्म भूषण है, विभूषण है वो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पद्म भूषण है थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और पद्मश्री है वो चौथे नंबर पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 2023 में पद्म अवार्ड 106 जनों को दिया गया, जिसमें 6 जनों को पद्म विभूषण है, 9 जनों को पद्म भूषण है, 91 को पद्मश्री दिया गया है। और इन 106 में से 19 महिलाएं हैं, 2 हैं विदेशी व्यक्ति और 7 को मरणोपरांत दिया गया है। अब आप देख लेते हैं 2023 में जो पद्म अवार्ड मिले हैं, विशेषकर पद्म विभूषण और भूषण का पूछा जाता है। इनमें भी ये पूछा जाता है कि इस क्षेत्र में किनको मिला है। अब हाल ही में आपकी 27 मार्च को जो सीआरपीएफ में एएसआई का स्टेनो का एग्जाम हुआ है, उसमें भी एक सवाल ये पूछा हुआ है पद्म अवार्ड का। तो पद्म विभूषण है 6 जनों को दिया गया है, जैसे कि बालकृष्ण दोषी को मरणोपरांत मिला है पद्म विभूषण, और दिलीप महालनोबिस को भी मरणोपरांत मिला है, मुलायम सिंह यादव को भी मरणोपरांत। 3 जनों को पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया है 2023 में। तो बालकृष्ण दोषी हैं, वो आर्किटेक्चर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। जाकिर हुसैन कला के क्षेत्र में, एसएम कृष्ण पब्लिक अफेयर्स, दिलीप महालनोबिस मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण अवार्ड 2023 दिया गया है दिलीप महालनोबिस। श्रीनिवास वर्धन साइंस और इंजीनियरिंग का श्रीनिवास वर्धन याद रखो। मुलायम सिंह यादव पब्लिक अफेयर्स का दिया गया। तो ये 6 जनों को पद्म विभूषण 2023 में। पद्म भूषण 2023 में 9 जनों को दिया गया है दोस्तों। किनको किनको? एसएल भैरप्पा को दिया गया है साहित्य और एडुकेशन में, कर्नाटक से हैं। कुमार मंगलम बिरला को ट्रेड और इंडस्ट्री है, व्यापार उद्योग में। दीपक धर को अभी हाल ही में ये सवाल पूछा है कि दीपक धर को किस क्षेत्र में 2023 में पद्म भूषण दिया गया है? ये सीआरपीएफ स्टेनो जो एग्जाम हुआ है सब इंस्पेक्टर का, असिस्टेंट एएसआई स्टेनो का, उसमें पूछा। तो साइंस इंजीनियरिंग दिया गया दीपक धर को। वानी जयराम आर्ट के, और चिना जीआर इनको मिला है आध्यात्मिकता क्षेत्र में। सुमन कल्याणपुर कला के क्षेत्र में। कपिल कपूर और ये साहित्य शिक्षा में। सुधा मूर्ति सोशल वर्क में दिया गया है पद्म भूषण 2023 से। कमलेश डी पटेल को आध्यात्मिकता में। नेक्स्ट सवाल है, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? दोस्तों सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। अब जितने भी राज्यों के इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, जैसे पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क मिलेगा, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, जलधपारा, गोरुवारा राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क, आपको न्योरा वैली नेशनल पार्क मिल जाएगा। ये सभी पश्चिम बंगाल के हैं, जिसमें सिंगालीला भी एक है। जलधपारा, गोरुवारा, न्योरा वैली, सुंदरवन, बोक्सा ये सभी पश्चिम बंगाल के हैं। तो भारत के सभी राज्यों के देख लेते हैं। राजस्थान में केवलादेव जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, रणथंभौर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क, ताल छपर अभ्यारण्य चूरू राजस्थान, ये राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना है, सतपुड़ा है, वन मियार है, रुद्रसागर झील राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, मांडला प्लांट फॉसिल, ये सभी एमपी के हैं। आपको नामदफा राष्ट्रीय पार्क पूछ रहे तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में नामदफा। सुल्तानपुर नेशनल पार्क से हरियाणा में, कलेसर राष्ट्रीय पार्क भी हरियाणा में है। दूधवा राष्ट्रीय पार्क एग्जाम में पूछा हुआ है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार और दूधवा उत्तर प्रदेश में है। बेतला नेशनल पार्क झारखंड में, हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड में, धीमा राष्ट्रीय पार्क झारखंड में।
किबुल लामझाओ नेशनल पार्क काफ़ी बार एग्जाम आ चुका है। किबुल लामझाओ मणिपुर में है। सिरोही राष्ट्रीय पार्क भी मणिपुर में। कंचनजंगा सिक्किम में और क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क त्रिपुरा में। गल्फ ऑफ मन्नार है तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी अन्नामलाई है, ये भी तमिलनाडु में। गोनीडे नेशनल पार्क तमिलनाडु में। प्लानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु में। मुकुरुथी नेशनल पार्क भी तमिलनाडु में। उड़ीसा में दोस्तों भीतरकनिका, सिमली, नंदनकानन, ये सभी उड़ीसा में है। भीतरकनिका काफ़ी बार एग्जाम है। सिमली भी उड़ीसा में है। मिजोरम की बात करें, माउंटेन राष्ट्रीय पार्क मिजोरम में है। मुरलेन आपको पूछे, मुरलेन भी मिजोरम में है। डाम्फा पूछा हुआ है, डाम्फा मिजोरम में। फांगपुई सभी को पता है मिजोरम में। दाची ग्राम है जम्मू कश्मीर में। सलीम अली है, सलीम अली एक पक्षी वाला है, वो गोवा में है। बाकी सलीम अली नेशनल पार्क्स पूछे ना, वो जम्मू कश्मीर में है। और पक्षी का पूछ ले, पक्षी वाला सलीम अली, वो है गोवा में। और दाची ग्राम है वो जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क भी जम्मू कश्मीर। काफ़ी बार पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्र नेशनल पार्क कौन सा है, वो हेमिस राष्ट्रीय पार्क है जो लद्दाख में है। 1981 में स्थापित है। हेमिस राष्ट्रीय पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है लद्दाख में। मानस पूछे तो असम में है। काजीरंगा असम में। नामेरी, ओरांग, डिब्रूगढ़ सेखोवाल, दिहांग पटकाई, रायमोना नेशनल पार्क, ये सभी आसाम में है। आंध्र प्रदेश में देखेंगे कसरू ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में। इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क आंध्र प्रदेश में। मरुगवामी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में। श्री वेंकटेश्वरम नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में। कावला नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क, नेला पतु पक्षी राष्ट्रीय पार्क, ये आंध्रा में है। महाराष्ट्र की बात करें तो बोरीवली संजय गांधी नेशनल पार्क बोरीवली महाराष्ट्र में। चांदोली नेशनल पार्क महाराष्ट्र। तबोड़ा नेशनल पार्क, गुग्गामल नेशनल पार्क, नवागांव नेशनल पार्क, तंसा नेशनल पार्क, मेलघाट राष्ट्रीय अभयारण्य, ये सभी महाराष्ट्र में। अंडमान निकोबार में दोस्तों सैडिल पीक है ना, सैडिल पीक नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क एग्जाम में पूछा हुआ, ध्यान रखना, ये टीसीएस कंपनी के द्वारा पूछा हुआ सवाल है। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में। सैडिल पीक अंडमान निकोबार। माउंट हेरिट रानी झांसी मेरीन राष्ट्रीय पार्क, ये अंडमान निकोबार में है। और साउथ बटन नेशनल पार्क भी अंडमान निकोबार में। जो सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क आपने देखा हेमिस लद्दाख में सबसे बड़ा है। सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क है। साउथ बटन, साउथ में एक बटन नुमा है जो अंडमान निकोबार में, बटन तो छोटा ही होता है, साउथ बटन सबसे छोटा। पिन वैली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल में। रोहल्ला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, सिलम्बरा राष्ट्रीय पार्क, ये सभी हिमाचल प्रदेश में है। गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में। मरीन राष्ट्रीय पार्क गुजरात में। ब्लैक बुक राष्ट्रीय पार्क गुजरात में। गल्फ ऑफ कच्छ राष्ट्रीय पार्क गुजरात में। उत्तराखंड में आपको जिम कार्बेट मिल जाएगा। फूलों की घाटी मिल जाएगी, ये नेशनल पार्क है, इनके आगे सभी नाम। नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, ध्यान रखना। गोविंद पासु विहार, जिम कार्बेट, राजाजी काफ़ी बार पूछा जाता। फूलों की घाटी भी आ चुका है। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है। और कांगोर घाटी राष्ट्रीय पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़। साइलेंट वैली केरल में। पेरियार, मैथिकेतन, अन्नामुदई, अर्नाकुलम, ये सभी नेशनल पार्क केरला में है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में। अंसी राष्ट्रीय पार्क भी कर्नाटक में है। बनेर घाटला नेशनल पार्क कर्नाटक में। कुडुरमुख नेशनल पार्क भी कर्नाटक में है। पंजाब में है दोस्तों हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली तेलंगाना, किन्नरसानी अभयारण्य तेलंगाना। गोवा में है सलीम अली बर्ड सेंचुरी, गोवा में। सलीम अली मैंने कहा एक जम्मू कश्मीर में है राष्ट्रीय पार्क, और बर्ड सेंचुरी पूछे तो गोवा में। नेत्रावली गोवा में। चोरा नेशनल पार्क गोवा में। भगवान महावीर नेशनल पार्क गोवा में। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है, बिहार में। वाल्मीकि। विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी बिहार में। कंवर लेक बर्ड सेंचुरी बिहार में। नेक्स्ट वाले हैं हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर धौलावीरा किस राज्य के शुष्क द्वीप पर स्थित है। धौलावीरा है दोस्तों गुजरात में। अगर अन्य आप सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है इसके स्थल देखेंगे तो पूछा जाता है सवाल, टीचर्स ने ऑलरेडी पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है कौन सा नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा है, ये पंजाब पाकिस्तान में आता है। मोहनजोदड़ो सिंध का लरकाना जिला पाकिस्तान में। और शुतकागोंडोर है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। चनूदरो सिंध पाकिस्तान में। रंगपुर दोस्तों अहमदाबाद काठियावाड़ भारत में है। रंगपुर है अहमदाबाद में। कोटदीजी है सिंध पाकिस्तान में। रोपड़ पंजाब में है। लोथल अहमदाबाद में है। आलमगीरपुर मेरठ में है दोस्तों, आलमगीरपुर मेरठ में। कालीबंगा राजस्थान हनुमानगढ़। सुरकोटड़ा कच्छ गुजरात में है। बनावली हिसार हरियाणा में। राखीगढ़ी हरियाणा में है।
और हड़प्पा का उत्खनन है वो दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। हड़प्पा से एक आगे और सवाल आएगा, वो देखेंगे। और बाकी हड़प्पा है ये पंजाब पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है, रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा का उत्खनन हुआ है। सिंधु सभ्यता का समय माना जाता है 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। और हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग की महानिदेशक टीसीएस कंपनी के द्वारा पूछा हुआ सवाल है। हड़प्पा की खुदाई के समय जो पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक थे वो सर जॉन हुबर्ट मार्शल थे। और उस समय लॉर्ड कर्जन है, उनके द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक बनाया गया था। हड़प्पा में अन्नागार मिला है, बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो यूनिकॉर्न बुल मिला है ना, वो भी बच्चों का चित्र अंकित है हड़प्पा सभ्यता में, वो यूनिकॉर्न बुल का है। हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर मिली है वो सेलखड़ी नामक पत्थर और टेराकोटा की बनी है। ऑलरेडी इस फैक्ट से पूछे हुए सवाल ही बता रहा हूँ यहाँ पर। हड़प्पा में कब्रिस्तान है, R37 और H के चिन्ह मिले हैं। हरियाणा में जो राखी गढ़ी है ना, वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, उत्खनन स्थल है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्य तो पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, और जबकि अन्य जो पुरातात्विक स्थल है वहां पर ज्यादातर कच्ची ईंटें थी। मकान के दरवाजे मुख्य सड़कों पर न खुलकर गलियों में खुलते थे। इनकी विशेषता से सवाल आता है, कौन सी विशेषता नहीं है, कौन सी है। हड़प्पा में आंगन थे, कमरे गृह में कमरे तथा आंगन होते थे। मोहनजोदड़ो के घरों की तरह कुएं नहीं थे हड़प्पा में। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर और पश्चिमी को दुर्ग टीला कहते थे। यहाँ पर 6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले अन्नागार मिले हैं। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मुहूर्त सर्वाधिक हड़प्पा से ही मिली है। ठीक है। और बाकी हड़प्पा में आपको तांबे का पैमाना कुछ अवशेष मिले हैं ना, उसमें धान के रूप में गेहूं जो मिला है, ध्यान रखना। ईंटों के वर्ताकार चबूतरे मिले हैं। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा भी मिला है। संग का बना बेहल है। पीतल का बना इक्का मिला है। यहाँ पर बर्तन पर मछुआरे का चित्र मिला है। और मोहनजोदड़ो में आपको नर्तकी की मूर्ति पूछा जाता, कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। घोड़े के दांत, स्नानगार, ये मोहनजोदड़ो। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला है? तो सिक्किम आपको पता है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। और सबसे कम ओवरऑल में देखें तो लक्षद्वीप की है। सबसे अधिक आपको पता है जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। अब ये थोड़ा क्रम याद रखो, 3, 4, 5 राज्यों की देखो। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, उसके बाद सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड बिहार, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। तो यूपी के सबसे अधिक है, यूपी के जस्ट बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, फिर पश्चिम बंगाल वगैरह। 2022 में अविनाश साबले को किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला? अविनाश साबले को मिला है लंबी बाधा दौड़, जिसे इंग्लिश में स्टीपल चेज कहा जाता है। तो स्टीपल चेज है, इस स्पोर्ट के लिए 2022 का अर्जुन अवार्ड दिया गया है। अर्जुन अवार्ड 2022 के टोटल 25 खिलाड़ियों को दिया गया। इन 25 खिलाड़ियों का कौन सा स्पोर्ट है पूछा जाता है, वो आप थोड़ा ध्यान दो। जैसे सीमा पूनिया को एथलेटिक्स में मिला है, एल्डोज पॉल को एथलेटिक्स में मिला है, अविनाश साबले एथलेटिक्स में मिला है, लक्ष्य सेन बैडमिंटन में है, परण्यो HS बैडमिंटन है, अमित को मिला है बॉक्सिंग में, निखत जरीन को बॉक्सिंग में, और भक्ति प्रदीप कुलकर्णी शतरंज में, R प्रगनंदा है। ये अभी जो 27 मार्च को CRPF टीसीएस कंपनी के द्वारा ASI के एग्जाम में पूछे हुए हैं, R प्रगनंदा है। अभी आपको साबले वाला पूछा है। दीप ग्रेस एका हॉकी में, सुशीला देवी जुडो, साक्षी कुमारी कबड्डी, नयनमोनी शेकिया लॉन बॉल है, सागर कैलाश ओलोकर है, ये है दोस्तों मलखम में दिया गया है। ठीक है। इलावेनिन वोलारिबियन को शूटिंग में दिया गया है। श्री ओम प्रकाश मिठरवाल को शूटिंग में दिया गया है। इसके अलावा श्रीजा अकुला को टेबल टेनिस में, विकास ठाकुर को वेट लिफ्टिंग में, अंशु को रेसलिंग में दिया गया है, सरिता को रेसलिंग में, प्रवीण को वुशु में दिया गया है, मानसी गिरिचंद्र जोशी को पैरा बैडमिंटन में दिया गया है, तरुण ढिल्लों को पैरा बैडमिंटन में दिया गया है, स्वप्निल संजय पाटिल को पैरा स्विमिंग में, जर्लिन अनिका को डीप बैडमिंटन में दिया गया। तो 25 अर्जुन अवार्ड हो गए। नेक्स्ट शिफ्ट आपके सामने 22 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछी गई जीके का पोस्टमार्टम देख रहे थे 25 और सवाल। तो टोटल 75 सवाल होंगे। एक शिफ्ट हुई है, 2 शिफ्ट बाकी है। सेकंड शिफ्ट की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। और कंटिन्यू यदि जुड़े हुए तो कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो किस किसने पूरा देखा है। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विधा नहीं है? तो यहाँ पर हिंदुस्तानी संगीत में गायन की 10 मुख्य शैलियाँ हैं। उसमें ख्याल भी है, ध्रुपद भी है, ठुमरी भी है। गम का कोई हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विधा नहीं है। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायन की 10 शैलियों में ध्रुपद आती है, होरी है, ख्याल है, टप्पा है, चतुरंग है, राग सागर है, तराना है, सरगम है, ठुमरी है, धमार है। ये 10 आपने देख ली शैलियाँ। नेक्स्ट सवाल है, अब सवाल पूछा जाता है हिंदुस्तानी संगीत है और दक्षिण में कर्नाटक संगीत रहता है। कर्नाटक संगीत किन राज्यों का है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का। एल्गिन एक पॉलीसेकेराइड है
जो किसकी कोशिका भित्ति में पाया जाता है? एल्गिन पाया जाता है, भूरी शैवाल है ना, ध्यान रखो एल्गिन जो पॉलीसेकेराइड है ये भूरी शैवाल, जो ब्राउन एल्गी भूरी शैवाल है उसकी कोशिका भित्ति में पाया जाता है। कौन जनवरी 2023 में बल्क लाइन NSCI अखिल भारतीय स्नूकर ओपन में विजयी हुआ? तो बल्क लाइन बॉकलाइन है, ठीक है, तो बॉकलाइन NSCI अखिल भारतीय स्नूकर ओपन में विजयी रहा वो लक्ष्मण रावत रहा है 2023 में। ये एक करंट अफेयर्स है। 16वीं शताब्दी में बंगाल और बिहार में सूरवंश नामक राजवंश की स्थापना किसने की है? तो बंगाल बिहार में सूरवंश राजवंश है ना, इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में हुई है। शेर शाह सूरी ने सूरवंश राजवंश की स्थापना की। शेर शाह सूरी, अब सूरवंश के ये सभी शासक हुए, उनके बाद इस्लाम शाह सूरी हुए, फिर फिरोज शाह सूरी, मोहम्मद शाह आदिल, इब्राहिम शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी, आदिल शाह सूरी लास्ट में हुए हैं। सूरीवंश 16वीं शताब्दी। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? आप ऑप्शन देखो, रिक्तिका, हरित लवक, लाइसोसोम, कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है ना, वो पादप कोशिका में तो होती है, जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, न कि भित्ति होती है। ये तो आपको पूछा है पादप कोशिका में कौन सा नहीं पाया जाता, कोशिका भित्ति तो होती है, और पादप कोशिका में हरित लवक तो होता ही है भाई। क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो पौधा है ना वो भोजन कैसे बनाएगा? और उनमें काफ़ी खुली रिक्तिकाएँ पाई जाती है जो अपना भोजन वहाँ पर स्टोर वगैरह करती है। लाइसोसोम, ये जो कोशिकांग है ये ज़्यादातर पादप कोशिका में विकसित नहीं होता है इतना विकसित नहीं होता है, इसको मान सकते हो कि ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखो जो तारककाय है, सेंट्रोसोम है, ये पादप कोशिका में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो पादप कोशिका में एक तो सेंट्रोसोम, तारककाय, एक लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में रिक्तिकाएं लाइसोसोमल कार्य कर सकती है, रिक्तिकाएं कार्य करती है लाइसोसोम का। लाइसोसोम का कार्य क्या होता है जंतु कोशिका में? भोजन कार्य, जो पाचन का कार्य करती है लाइसोसोम। काफ़ी बार है लाइसोसोम खुद क्षतिग्रस्त हो जाती है तो अपने ही कोशिकाओं को ये क्या कर देती है, जब सेल क्षतिग्रस्त होती हैं तो लाइसोसोम है वो पाचक रस एंजाइम छोड़ती है जो अपनी ही कोशिका को मार देती है, इसलिए इसे आत्मघाती थैली बोलते हैं। अब जो सेल वाल है, कोशिका भित्ति है और क्लोरोप्लास्ट है ना, ये दोनों केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में ये दोनों नहीं होते, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से एडॉप्ट की गई है? तो इसमें आपकी मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। सवाल पूछा जाता है भारत के संविधान को कितने देशों से एडॉप्ट किया गया? 10 देशों से। जो संविधान के स्रोत हैं विभिन्न वो देख लो। यूएसए से दोस्तों फंडामेंटल राइट्स तो लिए ही गए हैं, साथ ही साथ यूएसए से न्यायिक पुनरावलोकन की प्रावधान है वो लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उन पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए से है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है दोस्तों? एकल नागरिकता ब्रिटेन से है, संस्थात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से है, विधि निर्माण प्रक्रिया। अब दो रहता है, एक तो विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है, एक जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से और विधि निर्माण प्रक्रिया है वो ब्रिटेन से। डीपीएससी नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब समवर्ती सूची का प्रावधान आपको पूछ लेना वो भी ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। केंद्र और राज्य के बीच में संबंध है वो भी ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी से क्या लिया गया है? इमरजेंसी वाला, आपातकाल के दौरान जर्मनी से जो राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां हैं इमरजेंसी में, वो जर्मनी से। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ये कनाडा से। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। रशिया से मौलिक कर्तव्य हैं। फ्रांस से एक तो गणतंत्रात्मक है, गणतंत्रात्मक फ्रांस से, और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श है ना वो फ्रांस के संविधान से लिया गया। और प्रस्तावना खुद कहाँ से ली गई? तो प्रस्तावना जो ली गई वो यूएसए से ली गई है। बाकी प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से जरूर है, ये ध्यान रखना। भूटान के साथ भारत की टोटल बाउंड्री शेयर होती है वो लगभग 700 किलोमीटर, यानी 699 किलोमीटर बाउंड्री है वो भूटान के साथ इंडिया शेयर करता है। भारत की टोटल जो स्थलीय लैंड बॉर्डर है, स्थलीय बाउंड्री है वो 15,106 किलोमीटर है। ये गवर्नमेंट वेबसाइट का सोर्स है तो निश्चित रहेगा सही डाटा है। काफ़ी बार इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि बांग्लादेश में अलग अलग जगह अलग अलग मिलेगा, लेकिन ये एकदम सही डाटा आपके सामने। और इन 15,106 में से जो तटीय बाउंड्री की बात करें, ये तो टोटल स्तरीय बाउंड्री हो गई 15,106। इसके अतिरिक्त तटीय कोस्ट लाइन जो बॉर्डर है
जिसमें आइलैंड भी इंक्लूड है वो 7,516 किलोमीटर है। आइलैंड की तटीय बाउंड्री भी इंक्लूड है, राज्यों की भी इंक्लूड है, वो 7,516 है। और 15,106 स्थलीय बाउंड्री है। तो 15,106 स्थलीय बाउंड्री में अलग अलग देश के साथ कितनी बाउंड्री इंडिया साझा कर रहा है वो आपके सामने एक नज़र में। बांग्लादेश के साथ भारत सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर कर रहा है। किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर। उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट में चाइना के साथ 3,488 वर्ग किलोमीटर है ये, ठीक है। वर्ग किलोमीटर तो क्षेत्रफल होता भाई, लंबाई है बिल्कुल, सॉरी, किलोमीटर होगा। पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर है। नेपाल के साथ 1,751 किलोमीटर है। म्यांमार के साथ 1,649 है। भूटान के साथ 699। सबसे कम बाउंड्री 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ इंडिया साझा करता है। तो कुल मिलाकर ये 15,106.7 किलोमीटर बाउंड्री साझा हो रही है। हाईएस्ट है बांग्लादेश 4,096, 3,488 चाइना, 3,323 पाकिस्तान, 1,751 नेपाल, 1,643 म्यांमार, 699 भूटान, 106 अफगानिस्तान। अब जो बाउंड्री विदेशों के साथ शेयर हो रही है, कौन से राज्य उस बाउंड्री को टच करते हैं, यहाँ से टीसीएस कंपनी ने न जाने कितनी बार एग्जाम में सवाल पूछे हैं। जैसे बांग्लादेश की सीमा जो 4,096 किलोमीटर, उसमें भारतीय राज्य आपके असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, ये लगभग 4,096 ही हैं। तो ये सभी राज्य हैं, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। टोटल 5 राज्य हैं अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ में। तो ये आपका तो जियोग्राफी में मैप सही होगा ना, दिमाग में फिट, इजीली आप ऐसे सवाल का आंसर फटाक से कर देंगे। नेपाल के साथ में आप देखेंगे तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार है। पाकिस्तान के साथ राजस्थान, गुजरात, पंजाब है, और यूटी में जम्मू कश्मीर भी है। भूटान के साथ हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम है, ठीक है। नेक्स्ट वाला है भारत के गवर्नर जनरल में से किसने बंगाल सती विनिमयन पारित किया है? तो बंगाल सती विनिमयन यानी सती प्रथा का जो अंत हुआ है लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से। मेन प्रयास तो राजा राममोहन राय के थे, लॉर्ड तो क्यों ही लगाए। विलियम बेंटिंग की सहायता से 1829 में कानून आया था जिसमें सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। राजा राममोहन राय के प्रयास यहाँ पर रहे हैं। 1829 याद रखो, विलियम बेंटिंग याद रखो, राजा राममोहन राय याद रखो जब भी सती प्रथा का सवाल आ जाए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में बलात्कार के मामलों में दूसरी सबसे बड़ी संख्या दर्ज हुई है? बहुत बुरी बात है भाई, यहाँ पर बलात्कार के नाम पर मध्य प्रदेश में सेकेंड हाईएस्ट नंबर दर्ज हुए हैं, वो 2,947 केस बने हैं। सबसे अधिक आप कहेंगे एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्राइम इन इंडिया 2021 में किस राज्य में बलात्कार के केस आए हैं? तो वो राजस्थान में आए हैं 6,337 से। उसके बाद मध्य प्रदेश में 2,947 है, फिर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। लोक नृत्य जट जतिन की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? जट जटिन जो लोक नृत्य है ना वो बिहार का है। जट जटिन मिथिला का लोक कला और लोक नृत्य है, मिथिलांचल प्रदेश है वहाँ का लोकप्रिय है। जट जटिन विशेषकर बिहार आ जाता है इसमें। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पहला प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित किया गया? तो दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है ना वो 1966 में गठित किया गया। कब? 1966 में 5 जनवरी को। किसकी अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के गठन हुआ है? मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966, याद रखो। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। सेकेंड प्रशासनिक सुधार आयोग हुआ है 31 अगस्त 2005 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में। अब तक केवल 2 ही प्रशासनिक आयोग हुए हैं, पहला 1966 मोरारजी देसाई, दूसरा 2005 वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में। जनवरी 2023 में स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन द्वारा विकसित 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है? तो 5G एनेबल्ड ड्रोन जो आईजी ड्रोन के द्वारा विकसित है, किसके द्वारा? आईजी ड्रोन द्वारा विकसित है, स्टार्टअप फर्म है ये। तो इसके द्वारा विकसित 5G सक्षम ड्रोन का नाम है स्काई हॉक। क्या है? स्काई हॉक। आरबीआई की पहले वैश्विक हैकथॉन हरबिंजर 2021 की थीम क्या है? हरबिंजर 2021 जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहला ग्लोबल हैकथॉन है, इसकी थीम है स्मार्टर डिजिटल भुगतान। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक निकाय चुनाव आयोग से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 324 है। ये संवैधानिक बॉडी जो निकाय चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग से संबंधित आर्टिकल 324 सभी को पता होगा। जो 324 में प्रावधान है कि जो चुनाव आयोग है, केंद्रीय चुनाव आयोग है, वो किन किन का इलेक्शन कराता है, एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो संसद में लोकसभा राज्यसभा आ जाती है। संसद का कराता है लोकसभा राज्यसभा का। साथ ही राज्य विधानसभाओं का जो एमएलए के इलेक्शन है ना वो भी चुनाव आयोग के द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, ये सभी निर्वाचन चुनाव आयोग के द्वारा होता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार है। और इसके अतिरिक्त 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल है।
नेक्स्ट वाला, भारत में टिहरी जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? उत्तराखंड भागीरथी नदी पर है। सिखों के बीच धार्मिक सुधार 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ था, जब खालसा कॉलेज अमृतसर में वर्ष में शुरू हुआ। अब खालसा कॉलेज की शुरुआत ध्यान रखना 1892 में हुई है। खालसा कॉलेज जो अमृतसर में शुरू हुई है ना, खालसा कॉलेज अमृतसर है, 1892 याद रखो दोस्तों। 1892 में सिखों के बीच में धार्मिक सुधार 19वीं शताब्दी में ये अंत में शुरू हुआ। ऑलरेडी जो ऑप्शन थे वो 19वीं शताब्दी के अंत के ही थे, तो उसमें खालसा कॉलेज का अमृतसर में वर्ष 1892 में शुरुआत हुई है। जनवरी 2023 में श्रीलंका के खिलाफ मैच में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले में विराट कोहली ने किसे पीछे छोड़ा? भाई कोई पेपर सेटर क्रिकेट का बड़ा फैन था, काफ़ी सवाल HCM में क्रिकेट के प्रत्येक सेट में पूछा है। तो जनवरी 2023 में श्रीलंका के खिलाफ मैच में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले में विराट कोहली ने पीछे छोड़ा है, वो महिला जयवर्धने को छोड़ा है। तो आप देखेंगे ओडीआई इंटरनेशनल में हाईएस्ट रन सचिन तेंदुलकर के हैं, उसके बाद कुमार संगाकारा, फिर रिकी पॉन्टिंग, फिर सनत जयसूर्या, और विराट कोहली ने यहाँ पर महिला जयवर्धन को पीछे छोड़ा है। नेक्स्ट सवाल है, जनवरी 2023 में किसान पुष्पक योजना के तहत कितने गरुड़ कृषि किसान ड्रोन को ऋण प्राप्त हुआ है? तो गरुड़ कृषि किसान ड्रोन को पुष्पक योजना के तहत जो लोन दिया गया है वो 150 एग्री ड्रोन का लोन मंजूर किया गया है। इस योजना के तहत किसानों को ड्रोन, जो एग्री ड्रोन है ना, उसको लेने के लिए क्या मिल रहा है? लोन प्रदान किया जा रहा है। जो ड्रोन स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है गरुड़ कृषि, ये गरुड़ एरोस्पेस है, साथ ही साथ यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने साझेदारी के तहत ये किसान पुष्कर योजना को शुरू किया। सवाल पूछ लें, किसान पुष्कर योजना किससे संबंधित है? जो किसान पुष्पक योजना है, ठीक है, किसान पुष्पक योजना है, ये किसानों को ड्रोन देने से संबंधित योजना है। किसकी योजना है? गरुड़ एरोस्पेस और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की साझेदारी से। लक्ष्य क्या है? मार्च 2023 तक लगभग 5000 ड्रोन उपलब्ध कराना। नेक्स्ट सवाल है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो अरावली पर्वत की सबसे हाईएस्ट पीक है वो गुरु शिखर है, आपको पता है, माउंट आबू सिरोही राजस्थान में 1722 मीटर की हाइट है अरावली की सर्वोच्च चोटी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की सर्वोच्च शिखर का पूछा जाए तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है ना, वो जिंदगढ़ा की चोटी है, 1680 मीटर की हाइट है, आंध्र प्रदेश में। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनामुड़ी चोटी है, 2695 मीटर उसकी हाइट है। और हाईएस्ट पीक है जो सतपुड़ा रेंज की है वो धूपगढ़ है। नेक्स्ट सवाल है, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके द्वारा जनवरी 2023 में चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए एक केंद्र की स्थापना की घोषणा कहाँ पर की गई है? C4IR, चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए केंद्र की स्थापना की घोषणा वैश्विक आर्थिक मंच ने जनवरी 2023 में हैदराबाद में कहाँ पर? हैदराबाद में चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए केंद्र की स्थापना की घोषणा हुई है। नीति आयोग के द्वारा 2021 में जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक में किस राज्य ने सबसे अधिक बहुआयामी गरीबी दर्ज की है? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है जो MPI 2021 में डाटा जारी हुआ है, जिसमें हाईएस्ट गरीबी दर्ज हुई है वो बिहार में हुई है। सबसे कम गरीबी दर्ज हुई है वो केरल में हुई है दोस्तों। राज्य की 51.91% आबादी बहुआयामी गरीबी है, बिहार में बात हो रही है। बिहार के बाद गरीबी के केस में झारखंड दूसरे स्थान पर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है। तो बिहार, झारखंड, यूपी, MP ये सबसे गरीब बहुआयामी सूचकांक में नंबर आ रहा है इनका। सबसे निचले स्तर पर नहीं, सबसे कम गरीब में केरल है, उसके बाद गोवा है, फिर सिक्किम है। भारतीय क्रिकेट टीम ने जनवरी 2023 में ODI क्रिकेट में जीत के सबसे बड़े अंतर के न्यूजीलैंड की 15 वर्ष पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए श्रीलंका को कितने रन से हराया? भाई 317 रन से हराया है। भारत ने श्रीलंका के सामने 391 रन का लक्ष्य रखा और श्रीलंका को बहुत ही कम रन में आउट कर दिया। तो 15 वर्ष पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अभी तक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में रनों के लिहाज से ये सबसे बड़ी जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड हुआ। 317 रन से भारत जीता है। किन के खिलाफ? तो श्रीलंका के खिलाफ यहाँ पर भारत ने जो ODI में हाईएस्ट रन जीतने का पहले जो न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड है उसको ब्रेक किया और 317 रन से जीत दर्ज की। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह में नहीं आता है? 17वां समूह जो हेलोजन ग्रुप है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और टेनिसिन आता है, इसमें टेलुरियम नहीं आता दोस्तों। ये ऑक्सीजन वाला 16वें ग्रुप का एलिमेंट है। ओल्ड स्टाइल से टीपो टेलुरियम आ जाएगा।
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मित्र पर गमछा झार, 8 राज्य है दोस्तों। कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरती है उनकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मी यानी ये एक तरीके से मिजोरम से गुजरती है। त्र यानी त्रिपुरा, मिजोरम त्रिपुरा हो गया। इसके बाद पर यानी पश्चिम बंगाल, मित्र पर गमछा झार, पर यानी पश्चिम बंगाल। ग का मतलब है यहाँ पर गुजरात, ठीक है। म यानी मध्य प्रदेश, छ यानी छत्तीसगढ़, और फिर झा यानी झारखंड, र यानी राजस्थान। तो 8 राज्यों से गुजरती है। और ये जो कैंसर लाइन कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री पर स्थित है। भारत के 2022-23 के केंद्रीय बजट के अनुसार 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार कितने किलोमीटर तक किया जाना है? तो भारत के 2022-23 के केंद्रीय बजट के अनुसार 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार 25,000 किलोमीटर तक किया जाना है। नेक्स्ट यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं 22 फरवरी की तीसरी शिफ्ट के 25 और जीके की क्वेश्चंस। सवाल है 1809 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले चार्ल्स टी मेटकाफ और किसके बीच में अमृतसर की संधि संपन्न हुई है? चार्ल्स टी मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई थी। कब हुई है ये पूछ लें। ध्यान रखो दोस्तों, अमृतसर की संधि है वो 1809, 9 दूनी 18 अमृतसर हो रहा है, तो आपने 9 दूनी 18 कर दिया, यानी 1809 में अमृत ही अमृत हो गया। अमृतसर की संधि हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे चार्ल्स टी मेटकाफ और रणजीत सिंह के मध्य में। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? भाई दिल्ली की जामा मस्जिद है, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। पता होगा आपको, नहीं है तो रटो भाई। दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां के द्वारा 1650 से 1656 के मध्य पूर्ण हो गई। अब दिल्ली की जामा मस्जिद यानी शाहजहां, जहाँ चाहो वहाँ जमा हो जाओ भाई, शाहजहां दिल्ली की जामा मस्जिद है। अब दिल्ली की बात आई तो दिल्ली में आपको पता है कुतुब मीनार भी दिल्ली में है, अलाई दरवाज़ा है वो भी आपको दिल्ली में मिल जाएगा। तो कुतुब मीनार के निर्माण से काफ़ी बार सवाल आते हैं क्योंकि इनके अलग अलग मंजिल का निर्माण अलग अलग। देखिए यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, आपको पता है कुतुब मीनार नाम आता तो आप कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहले एक वेधशाला थी उसको तोड़कर कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण कराया था 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और केवल उसका आधार ही बना पाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक है। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया, आधार के ऊपर 3 मंजिल को बढ़ा दिया। कितनी? 3 मंजिल को आधार के ऊपर बढ़ा दिया। तो यहाँ पर 1220 में ये खेल हो गया। फिर एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है, एनटीपीसी में सवाल आया था टीसीएस कंपनी के द्वारा कि कुतुब मीनार की जो 5वीं और अंतिम मंजिल है उसका निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन था कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। आप कहेंगे लास्ट में फिर गए थे तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनाई थी 1369 में। उससे पहले इल्तुतमिश जरूर था लेकिन लास्ट फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। सवाल पूछ ले कि दिल्ली के अलाई दरवाजे का निर्माण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया है दोस्तों। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में किया है। और ये दरवाज़ा कहाँ पर है? तो ये दरवाज़ा दोस्तों जो दक्षिणी प्रवेश है, गेटवे ऑफ कुवात उल इस्लाम, जो मस्जिद है कुवात उल इस्लाम, वहाँ पर है अलाई दरवाज़ा भी। अब इंडिया गेट भी दिल्ली में है। तो इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने किया पूछ रहे तो एडविन ल्यूटियंस ने किया है। इंडिया गेट है ये 1921 से 1931 के मध्य बन गया। इसे इंडिया गेट को पहले किंग्सवे कहा जाता। सवाल पूछा हो इसलिए इंक्लूड क्या फैक्ट है। इस मार्ग का निर्माण अंग्रेज शासकों के द्वारा उन 70,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया था जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद हुए थे। उनकी स्मृति में इंडिया गेट का निर्माण हुआ है। अब दिल्ली में सफदरजंग का मकबरा भी है, तो ये भी दिल्ली में है। सफदरजंग का मकबरा है। ये मकबरा अंतिम मुगल शासक था बादशाह मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के प्रधानमंत्री थे सफदरजंग। सफदरजंग किसके प्रधानमंत्री? मोहम्मद शाह के थे। तो मोहम्मद शाह है उनके प्रधानमंत्री। सफदरजंग की स्मृति में किसने बनवाया है? नवाज शुजाउद्दौला। सफदरजंग का मकबरा नवाज शुजाउद्दौला ने 1754 में बनाया है, याद रख लो। अब इंडिया गेट का मिलता जुलता नाम गेटवे ऑफ इंडिया है। ये दोस्तों बॉम्बे में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। इनके वास्तुकार जॉर्ज विटेट हैं। 1913 में इसका उद्घाटन वैसे 1924 में हुआ था। 2022-23 के बजट में समग्र शिक्षा योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? पूछा गया समग्र शिक्षा योजना के लिए 2022-23 के बजट में 37,383 करोड़ का बजट है वो आवंटित हुआ था। भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के फैक्ट से भाई तीनों ही सेट में सवाल आ रहे हैं, तो एनसीआरबी की रिपोर्ट याद कर लो। जो भी कैंडिडेट है एमटीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, एनसीआरबी रट्टो भाई, इनसे सवाल आ रहे हैं। और
इस रिपोर्ट से मैं कोशिश करूंगा एक इम्पोर्टेंट वीडियो लाया जाए। करंट अफेयर्स के सवाल बन रहे हैं भाई इस रिपोर्ट से, अलग अलग काफ़ी बड़ी ये रिपोर्ट है एनसीआरबी की। भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारतीय दंड संहिता के तहत किस राज्य में सबसे अधिक अपराध हुए हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अकॉर्डिंग भारतीय दंड संहिता के तहत सबसे अधिक अपराध हैं आईपीसी के तहत हुए हैं दोस्तों, वो महाराष्ट्र में हुए हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में हुए हैं। आईपीसी के तहत अपराध में महाराष्ट्र टॉप किया है। इससे पहले बलात्कार वाला पूछा था, उसमें राजस्थान टॉप किया था। टॉप तो क्या ही किया है, सबसे बदतर स्थिति कहेंगे आप। सेकंड है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, थर्ड है तमिलनाडु। सिक्किम भारतीय दंड संहिता के तहत कुल 532 अपराध के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन तो आईपीसी के तहत है। सबसे कम अपराध दर्ज हुए ना वो सिक्किम में हुए हैं, सबसे अधिक हुए हैं आईपीसी के तहत वो दोस्तों महाराष्ट्र में हुए हैं, ठीक है। और बाकी भारत में जो चार्जशीट की दर है वो 75% है। किस एक्ट के द्वारा स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थान लिया, जो उस समय का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसके स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस एक्ट के तहत आया है, तो भारतीय स्टेट बैंक एक्ट 1955 का है। और ब्रिटिश भारत के लिए सेंट्रल बैंक के रूप में ये कार्य करता था। तो भारतीय जो इंपीरियल बैंक कार्य करता था भाई ब्रिटिश भारत के लिए सेंट्रल बैंक के रूप में, इसके स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया है ना, वो 1955 वाला एक्ट ध्यान रख लो, 1955 वाले एक्ट में आया है। अब 1955 में आरबीआई ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत अधिकृत कर लिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 के तहत 30 अप्रैल 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर किया गया। 30 अप्रैल 1955 को क्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 27 जनवरी 1921 को हुई है। जब नाम सवाल में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आया है तो इसकी स्थापना याद रख लो दोस्तों, 27 जनवरी 1921 को। इंपीरियल है भाई, ये इंपीरियल इंपोर्टेंट 21 है भाई। 1921 में जेएम किन्स ने की थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में जेएम किन्स ने की थी, ये भी नाम याद रखो भाई। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर यह 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम बदला गया। वो गोरेवाला समिति की सिफारिश पर बिल्कुल गोरा कर दिया इसका नाम चेंज करके। पहले गोरे लोग थे ना, वो इंपीरियल बैंक था, अब गोरेवाला समिति आई तो भारतीय स्टेट बैंक कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, दर्शना झावेरी किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है। दर्शना झावेरी दोस्तों मणिपुरी की, मणिपुरी दर्शन करो मणिपुर के। दर्शना झावेरी है मणिपुर की। मणि बिल्कुल छोटी सी होती है, उनको देखना मुश्किल है, दर्शन है तो झावेरी है, दर्शना झावेरी है। ट्रिक याद रखो, मणिपुर शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है। प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों के डांसर से भाई टीसीएस कंपनी पता नहीं, प्रत्येक सीट में यहाँ से सवाल लेके आ रही है। इससे पहले आपने एसएससी जीडी एग्जाम में ये सवाल देखे। तो प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों के डांसर में दर्शना झावेरी है, वो मणिपुरी के लिए जानी जाती है। रुक्मणी देवी अरुंधले हैं, वो भरतनाट्यम, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज कथक है। उदय शंकर है फ्यूजन है। कैरुचरण मोहपात्रा ओडिसी है। गुरु विपिन सिंह है मणिपुरी है। गुरु वेम्पति चना सत्यम है कुचिपुड़ी। सोनल मान सिंह है भरतनाट्यम और ओडिसी। पद्म सुब्रमण्यम है भरतनाट्यम। शोभना नारायण कथक है। श्रीमंता शंकर देव क्षत्रिय। मृणालिनी साराभाई है भरतनाट्यम और कथकली है। कलामंडलम क्लाइनी कुट्टी अम्मा है मोहिनीअट्टम है। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी भरतनाट्यम, ये सभी इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूँ मैं। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी भरतनाट्यम। वीर सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी पूछा हुआ है। तंजोर बाल सरस्वती है भरतनाट्यम। कुमारी कमला कथक है और अलारमेल वेली भी पूछा हुआ है, ये भरतनाट्यम की है। नेक्स्ट सवाल है, जुलाई 2022 के महीने में वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार की किस योजना के लिए कुल कितने 1.75 बिलियन यूएस डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है भाई। जुलाई 2022 का करंट अफेयर्स है। विश्व बैंक ने आयुष्मान भारत योजना के लिए 1.75 बिलियन यूएस डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, किस संगठन ने वर्ष 2021-22 के लिए पेटेंट आवेदन अनुदान और वाणिज्यीकरण के लिए शीर्ष अनुसंधान और विकास संस्थान संगठन श्रेणी के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है, तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने किया है। ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने वर्ष 2021 और 22 के लिए पेटेंट आवेदन अनुदान और वाणिज्यीकरण के लिए शीर्ष अनुसंधान और विकास संस्थान संगठन श्रेणी के तहत राष्ट्रीय आईपी पुरस्कार प्राप्त किया है। मझगवां में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की हीरा खनन परियोजना भारत के किस राज्य में है। मध्य प्रदेश में। मझगवां में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की हीरा खनन परियोजना है, मझगवां मध्य प्रदेश में है भाई। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित जीएमपीआई मतलब ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में इस रिपोर्ट में किस समुदाय में सबसे अधिक गरीबी है? तो इस समुदाय में जो अनुसूचित जनजाति है ना, उसमें सबसे अधिक एसटी में गरीबी है। हड़प्पा की पहली यात्रा 1826 सी में किसके द्वारा की गई है? तो ये चार्ल्स मेसन के द्वारा की गई। तो आप कहेंगे जेम्स लुइस कौन है? भाई ये इसका ही उपनाम है। जेम्स लुइस कह दो या फिर चार्ल्स मेसन कह दो, एक ही बात है। हड़प्पा की पहली यात्रा करने वाले ये पहला यूरोपीय था जो हड़प्पा की खंडर, जो अभी पाकिस्तान में ये स्थान है, इसको खोजने वाला पहला यूरोपीय, पहला इंग्लिश। हड़प्पा की पहली यात्रा 1826 में की थी जेम्स लुइस ने। नेक्स्ट वाला है, और बाकी आपको पता होगा, हड़प्पा का उत्खनन है राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में किया है। 18वीं शताब्दी में टीलो पैंथर नामक अंग्रेज ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न क्षेत्रों से कुछ पुरावशेष है वो प्राप्त किए थे। मई 2022 के महीने में किस संतूर वादक का मुंबई में निधन हुआ? शिव कुमार शर्मा का हुआ। 2022 का दिल्ली नगर निगम चुनाव कितने वार्डों में लड़ा गया था? 250 वार्डों में 2022 का दिल्ली नगर निगम चुनाव हुआ है, जिसमें आम आदमी पार्टी जीती है। ये 2022 का दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन 250 सीटों पर लड़ा गया था। इन 250 वार्डों में से आम आदमी पार्टी के हाथ लगी है 134 सीट आम आदमी पार्टी, बीजेपी 104 पर, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 9 पे सिमट गई, बाकी 3 है वो इंडिपेंडेंट निर्दलीय हैं। तो 134 सीट आई है आपकी, बीजेपी की 104 आई है 250 में से। दिसंबर 2022 में तमिलनाडु में आए चक्रवाती तूफान मैंडूस का नाम किस देश ने सुझाया था? तो तमिलनाडु में जो चक्रवाती तूफान आया था जिसका नाम है मैंडूस, उसका नाम है वो संयुक्त अरब अमीरात ने सजेस्ट किया था। तो ये है दिसंबर 2022 में तमिलनाडु में आए चक्रवाती तूफान मैंडूस का नाम है वो संयुक्त अरब अमीरात ने है वो दिया था। मैंडूस तूफान कहाँ पर आया है? तमिलनाडु में। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में किस राज्य में तीसरी न्यूनतम साक्षरता दर? भाई तीसरी पूछी है ना। अब आप साक्षरता देखेंगे, सबसे अधिक आपको केरल का पता है, सबसे कम आपको बिहार का पता है, लेकिन तीसरी सबसे कम किसकी है ये काफ़ी लोगों को नहीं पता है। तो ये पूरी टेबल इसीलिए तो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ऊपर के सबसे ऊपर 5 3 4 देख लो, सबसे नीचे 3 4 देखो, यहाँ से सवाल आते हैं। अब बिहार में सबसे कम साक्षरता है 63.82, सेकेंड सबसे कम है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में 66.95 है, थर्ड सबसे कम राजस्थान में है 67.06, राजस्थान में 67.06 थर्ड सबसे कम, चौथे स्थान पर कम है वो झारखंड में है। और सबसे अधिक साक्षरता दोस्तों भारत की तो 74% थी ओवरऑल, केरल की है सबसे अधिक 93.91, उसके बाद लक्षद्वीप की है 92.28। आपको पूछ ले सबसे अधिक साक्षरता किस केंद्र शासित प्रदेश के, तो वो लक्षद्वीप की है दोस्तों। थर्ड सबसे अधिक है मिजोरम की, उसके बाद त्रिपुरा, फिर गोवा है। तो ये हो गया आपकी कवर। नेक्स्ट सवाल, भारत में कौन सा अधिकार है जो कहता है कि एक व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? तो भारत में आर्टिकल 32 है जो ये कहता है, आपको पता है आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार का यदि हनन होता है उस केस में आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हो, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने में जो रिट आप लगाते हो, 5 प्रकार की रिट है, वो आर्टिकल 32 के तहत है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत आप रिट याचिका दायर कर सकते हो मौलिक अधिकार हनन के केस में, हाई कोर्ट में 226, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32। नेक्स्ट सवाल है, संगीतकार नाम है वसंत देसाई के द्वारा राग अहीर भैरव में रचित गीत वंदना करो किस फिल्म के लिए संगीतबद्ध किया गया था? तो वंदना करो है ये लड़की शाहदरी की मूवी है, इस हेतु ये संगीतबद्ध किया गया था। भड़ला सौर पार्क भारत के किस राज्य में है? भड़ला सौर पार्क विश्व स्थान पर है, क्योंकि ये भड़ला सोलर पार्क है ना, दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का फार्म है, हाईएस्ट सोलर एनर्जी है, यही सबसे बड़ा फार्म है। टोटल 14,000 एकड़ में फैला हुआ, राजस्थान के फलोदी के पास जोधपुर जिले में स्थित है। और टोटल इसकी क्षमता की बात करें, कैपेसिटी है, ऊर्जा उत्पादित होती है, सोलर पावर है, वो 2245 मेगावाट के करीब है। राजस्थान में ये भाड़ला सौर पार्क है जो विश्व का सबसे बड़ा सोलर फार्म है। दिल्ली में पहले शराब के सेवन की न्यूनतम आयु क्या थी, जिसे 2021 में बदलकर 21 वर्ष किया है? पहले दोस्तों शराब सेवन दिल्ली में 25 वर्ष से कम है, वो इलीगल था, आप शराब का सेवन नहीं कर सकते थे। अभी इसको बढ़ाकर 2021 में क्या कर दिया, 21 वर्ष है, उससे कम आयु का शराब सेवन नहीं कर सकता, लेकिन 21 से ज़्यादा आप कर सकते हो, ऐसा अलाउ किया है।
पोक्सो अधिनियम किस वर्ष के बाल दिवस पर लागू हुआ था? तो पोक्सो एक्ट सभी को पता है 2012 में आया है। तो ये जो पोक्सो का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 में किस वर्ष के बाल दिवस पर? तो 14 नवंबर 2012 है। बाल दिवस वर्ष है 2012 का, 14 नवंबर को मनाया जाता बाल दिवस है। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना जाएगा और ये एक्ट बच्चों को यौन हिंसा, यौन उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी जैसे अपराध से बचाने के लिए ही है। आवर्त सारणी में पांचवा तत्व अब हाइड्रोजन से शुरुआत होती है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो पांचवा कौन सा हो गया? पांचवा आप कहेंगे बोरॉन है आवर्त सारणी का। तो कम से कम 20 तत्व तो याद ही होने चाहिए। जनवरी 2023 में नोटबंदी पर फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की अध्यक्षता किसने की? तो जनवरी 2023 में नोटबंदी पर फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की अध्यक्षता यहाँ पर एक बार फिर ऐसे नज़ीर हैं जो कि अयोध्या वर्डिक्ट में भी एकमात्र अल्पसंख्यक थे और वर्तमान में ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो 5 सदस्यीय जो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की 5 सदस्यीय टोटल जजेस बैठे थे नोटबंदी पर फैसला के लिए, उनकी अध्यक्षता ऐसे नज़ीर ने की है। 5 सदस्य में BR गवई, BB नागरत्न, AS बोपन्ना, V रामासुब्रमण्यम, जस्टिस S अब्दुल नज़ीर थे। 2 जनवरी 2023 को जस्टिस अब्दुल नज़ीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 4-1 के बहुमत से नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया था। अब आपको पूछ रहे नोटबंदी के समय चीफ जस्टिस कौन थे? तो वो उस समय थे भारत के मुख्य न्यायाधीश तीर्थ सिंह ठाकुर थे। और बाकी अभी जो 50वें चीफ जस्टिस हैं वो धनंजय यशवंत चंद्र चूड़ है, 9 नवंबर 2022 से। 49वें उदय उमेश ललित है। अगला सवाल है अमाशय का वह भाग जो ग्रहणी से जोड़ता है वो है दोस्तों जठर निर्गम है। अमाशय का भाग जो कि ड्यूडेनम को कनेक्ट करता है, ये छोटी आंत का भाग है, ड्यूडेनम ग्रहणी है। और अमाशय यानी पेट को ग्रहणी छोटी आंत से जोड़ने का जो भाग है वो जठर निर्गम है। और बाकी आपको पता है जो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इनके 3 भाग हैं। सबसे नीचे इलियम है, बीच में ड्यूडेनम है, ऊपर जो ड्यूडेनम है ये ड्यूडेनम भाग है, ये अमाशय पेट है, इसको आपस में कनेक्ट करता है। नेक्स्ट आपका सवाल है डोडर पादप में किस भाग की कमी होती है? जो डोडर पादप है इसमें पत्तियां नहीं होती हैं। डोडर पादप है ना, पत्तियां भी नहीं होगी, पर्णहरित नहीं होती हैं, तो इसलिए पीली पीली रहती है। बाकी जिसमें पर्णहरित रहता है, हरितलोक रहता है, वो क्या होती है? ग्रीन कलर की होती है। बाकी ये तो पीले और हल्के लाल रंग की होगी। अब डोडर पादप का मतलब है, डोडर का मतलब है अमरबेल। अमरबेल कसकटा आपने देखा है, जो बबूल कीकर अन्य पेड़ पर क्या है, ये परजीवी होते हैं, दूसरों से लिपटी हुई रहती है और इसकी खुद की पत्तियां होती नहीं है। अंतिम सवाल, वर्ष 2022 में भारत के ईशान किशन ने कितनी गेंदों में दोहरा शतक लगाया? 126 गेंद में दोहरा शतक लगाया, जो वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक लगाने वाले 7वें बल्लेबाज होने का गौरव प्राप्त किया है। ईशान किशन है, इन्होंने डबल सेंचुरी लगाई 126 बॉल में, ओडीआई की सबसे तेज है। तो ये 75 सवाल आपके 22 फरवरी जो CRPF में HCM एग्जाम में पूछे हुए हैं। इसी प्रकार और वीडियो आएंगे, 7 वीडियो, जिसमें 23 फरवरी, 24 फरवरी को एग्जाम था, 25 को नहीं था, 26, 27, 28 फरवरी को था। उसके बाद 1 मार्च को एग्जाम है, 11 मार्च को एग्जाम्स है। वो भी इस टाइप से जीके के आप देखना चाहते हो वीडियो तो कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना न्यू कैंडिडेट है, और जो कैंडिडेट है मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक की बेहतरीन ऑफर के साथ डील चल रही है। TTG के कूपन कोड यूज़ कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद।